क्लास 10th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, मतलब इस चैप्टर को यहाँ से करने के बाद कुछ और कहीं से भी करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यूनिवर्स में कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स हैं, जिससे पूरी की पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। लेकिन उसमें 118 एलिमेंट में कार्बन में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में हम अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं। पास आते रहते हैं, जब ये पास आते हैं तो होता क्या है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और जब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखो, इनके बीच में जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तब जाकर के क्या हो जाता है, इनके अंदर बॉन्ड बन जाता है। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन अपने साथ कई लंबी, बहुत लंबी चेन कार्बन की बना सकता है। कि कार्बन कार्बन चेन बहुत लंबी हो सकती है, हजारों एटम्स तक की हो सकती है। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहते हैं, क्लास 10th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, मतलब अच्छे से डिटेल इस चैप्टर को यहाँ से करने के बाद कुछ और कहीं से भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं तुम्हें, समझ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस लेते हैं। कौन कौन सी, कार्बन की बात करें हम तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ ले लेते हैं। काइंड ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, तो कार्बन क्या होता है हमारे पास, कार्बन एक एलिमेंट होता है, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमने थोड़ा सा जान रखा है कि पूरी यूनिवर्स जो है तुम्हारे पास, पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है तुम्हारे पास कितने एलिमेंट से मिलकर के बनी है भाई। यूनिवर्स में कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स हैं, जिससे पूरी की पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। पूरी की पूरी यूनिवर्स इन 118 एलिमेंट से ही बनी हुई। लेकिन उसमें 118 एलिमेंट में कार्बन में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में हम अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या खास बात है। 118 एलिमेंट्स में से हम यहां पर कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन में क्या क्या ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कार्बन को अलग से स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है भाई, तो इसका सिंबल होता है C। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इज 6। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं हमारे पास 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स, वो भी क्या होगा 6। दिखाई दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2,4। तो ये सारी चीजें, सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होता है। उसके अलावा एक और देख लो, मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है हमारे पास, तो मास नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12। तो मास नंबर कितना होता है हमारे पास, 12। ठीक है ना, मास नंबर है। और एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, मास नंबर के साथ ही U चिपका दे, तो U मतलब यूनिफाइड मास, तो वो कितना हो जाएगा, 12U। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 6, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे होते हैं इसके अराउंड। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी दूसरे शेल में, दिस इज K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और L शेल में कितने होते हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो कार्बन जो है बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब कंपाउंड्स बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो जनरली तरीका है वो क्या है हमारे पास, 2 तरह के बॉन्ड्स या 2 तरह के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। तो वन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, जो तुमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। और अभी एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, यहाँ पर एक क्लोरीन है। अब सोडियम की कन्फिग्रेशन की बात करो तो सोडियम की कन्फिग्रेशन कितनी होती है हमारे पास, तो सोडियम की कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास 11। कितनी होती है, 11। तो इसके पास एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 11। तो कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 281। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है,
आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये लूज कर देता है, Na+ का एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है, 2,8। ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने 11। तो 2,8 और ये क्या हो जाता है, स्टेबल। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अगर हम बात करें आगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये 17 लिख दिया मैंने। कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 287। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा वो इसने गेन कर दिया, और गेन करने के बाद इसका चार्ज आ जाता है माइनस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है, 288। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 8। ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो इसने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, और इसने क्या करा, गेन करा। तो एक एलिमेंट जब तुम्हारा लूज करता है, दूसरा गेन करता है, उससे जो तुम्हारा बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, दिस इज आयनिक कंपाउंड, है ना। देख सकते हो यहां पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो बन गया NaCl। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसने गेन कर लिया, NaCl कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड बनता है दैट इज शेयरिंग से। किससे, शेयरिंग से। जैसे क्लोरीन जनरली ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ये जो बनता है तुम्हारा, एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। ये किसके बीच में बनता है, कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स के बीच में। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, 287। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरे क्लोरीन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 287। तो ये क्या करते हैं, जनरली अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये इसको नहीं दे रहा, ये इसको नहीं दे रहा, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। और शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कोवलेंट कंपाउंड। यहां देख सकते हो, देखो अब ये क्या हो रहा है यहां पर, इसके पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन देखो शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहां पर, आपस में शेयर हो गए। तो इससे जो तुम्हारे इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना Cl, एक Cl और दूसरा Cl मिलकर के क्या बना रहा है, Cl2। ये एक Cl और दूसरा Cl मिलकर के क्या बनाएगा, Cl2। Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बन गया। तो इस शेयरिंग की वजह से जो तुम्हारे पास बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ? तो कार्बन क्या बनाता है भाई, कार्बन आयनिक बनाता है कि कोवलेंट बनाता है, तो आंसर इज आयरन। कार्बन क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयरिंग करता है। अब शेयरिंग क्यों करता है भाई, आयनिक बॉन्ड देख रहे हो तुम, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर उठ करके आधे से। आयनिक बॉन्ड हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अब यहां हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि कार्बन जो है कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। कार्बन मैंने बता दिया कार्बन क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है। अब अगर इसका तुम देखो यहां पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसको स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और चाहिए, या फिर ये अगर ये चारों लूज कर दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। तो 6 प्रोटॉन के लिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। दैट्स व्हाई ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और C4- बना सकता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इस 6 प्रोटॉन के न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। ठीक है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। अब तुम्हें बता दूं, इस कार्बन का जो साइज होता है ना, एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है। एटॉमिक साइज अगर बहुत छोटा होता है तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बहुत तेजी से इसको अपनी तरफ खींच करके रखा होगा इसने, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। लिखा इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ आयन कटायन, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो वो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है। उसके बाद चारा क्या रह गया, ये क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, ये शेयर करता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो और शेयर करता है तो कंपाउंड क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है यहां तक।
अब ये चीज देख लेना, ये शेयरिंग जब करता है तो होता है क्या, दो आइटम्स पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, पास पास आ रहे, पास पास आ रहे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद, इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, हालांकि सिलेबस में नहीं है, समझने के लिए इसको थोड़ा समझ सकते हो। ये क्या होता है, दो आइटम्स है तुम्हारे पास, मान लेते हैं दो कार्बन के आइटम्स है या कोई दूसरे हाइड्रोजन के आइटम्स है, ये दोनों पास आते रहते हैं। जब ये पास आते हैं तो होता क्या है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और जब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, देखो इनके बीच में जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तब जाकर के क्या हो जाता है, इनके अंदर बॉन्ड बन जाता है। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट या कोई भी तुम और मैं, हर एक चीज अपने आप को मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रखना चाहती है। किस में रखना चाहती है, मिनिमम एनर्जी के। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो जब ये दो एटम्स बहुत दूर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो एटम्स है वो कंबाइन करते ही क्यों है, अकेले अकेले घूम ले, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, दिक्कत है। जब वो अकेले अकेले होते हैं ना, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, अकेले अकेले होंगे ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब दो हाइड्रोजन के एटम पास आते हैं, जब दो हाइड्रोजन के एटम्स क्या होते हैं, पास आते हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। और एक पर्टिकुलर पोजीशन में आने के बाद, जो कि तुम देख रहे हो यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन के, देखो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, पास आ रहे और पास। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। तो जब ये एक पास आते रहते, जब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और कंपाउंड बन जाता है तुम्हारा। और ज्यादा पास करोगे इसको तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो और ज्यादा पास नहीं आते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये पास आते हैं, उसके बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो कंपाउंड बॉन्ड्स बनाते ही क्यों है, बनते ही क्यों है कंपाउंड, उसका आंसर ये है टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, ये कितने बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, तो एक बनता है हमारे पास सिंगल, एक बनता है हमारे पास डबल, और एक बनता है हमारे पास ट्रिपल। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये दो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया हमारे पास, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ये जो दो मिले और क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो ये जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन या क्लोरीन का देख लो एग्जाम्पल, या दूसरा एग्जाम्पल चलो मैं दे देता हूं यहाँ पर, छोड़ो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 1, और दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1। तो होता क्या है, हाइड्रोजन के पास ये एक न्यूक्लियस उसका और ये आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या है, न्यूक्लियस, और इसके पास क्या, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में पास आते हैं और बनता क्या तुम्हारे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बनता है तुम्हारे पास, इसको ऐसे दिखा दो, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया और इस वाले ने इसके साथ शेयर कर दिया, और बन क्या गया, H2 मॉलिक्यूल। और ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, तो इसको इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आ रहे समझ में बात। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2,6 होता है ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो क्या करेगा, एटॉमिक नंबर देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए तो तुम क्रॉस का यूज कर सकते हो, तो डॉट का, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिया। फिर दूसरा ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, 2 क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, देखो ये शेयर कर लिया, इसके 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। अब 6 इसके खुद के हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, 2 क्या करेगा, इससे शेयर करेगा और क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड्स आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। आया समझ में। अगला देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको 1 2 3 ये दिखाया, ये नाइट्रोजन 1 2 3 और यहां पर ये, तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, 3 इससे शेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 8। इसके
5 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, ये 1 2 3 4 5, 3 इससे शेयर करेगा, क्या बन जाएगा ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, 2 ये 3 बॉन्ड बन गए, तो नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और बन जाएगा तुम्हारे पास N2 मॉलिक्यूल। यहां क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल होता है, और यहाँ क्या बन गया तुम्हारे पास, 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है हमारे पास, H2 मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं तुम्हारे पास, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कार्बन सारे बनाता है, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है यहाँ तक। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, हम पढ़ क्यों रहे कोवलेंट कंपाउंड से होता क्या भाई, इनके शेयरिंग होने से होता क्या, शेयरिंग होने से क्या होता है, जो तुम्हारा कंपाउंड बनता है ना, मेटल जो भी बनता है कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे आयनिक बॉन्ड अगर हम देखें, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा था थर्ड वाले चैप्टर में। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं हमारे पास, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जबकि आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट या फिर डिसॉल्व फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। इनमें क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे C, जैसे अगर हम बात करें H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन 2 अलग अलग H2 मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा H2 मॉलिक्यूल ये रहा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता है, वीक होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, ये किससे बना, इन दोनों के बीच में क्या कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ये तो स्ट्रांग होगा, लेकिन 2 अलग अलग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तुम्हारा फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। समझ में वही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, वीक होते हैं। इसकी वजह से इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर कि जो कार्बन है इतने सारे कंपाउंड्स बना ही क्यों रहे, तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका ये है कि इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, 2 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि इसको हेल्प करती है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए। द वन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन अपने साथ कई लंबी, बहुत लंबी चेन कार्बन की बना सकता है। ये कार्बन कार्बन चेन बहुत लंबी बन सकती है, हजारों एटम्स तक की बन सकती है। समझ में आ रहा है, तो ये कार्बन जो है ना अपने साथ दूसरे कार्बन को बहुत लंबी चेन बना सकता है, लीनियर चेन भी बना सकता है, एक और भी खास बात है ब्रांच चेन भी बना सकता है, और इसमें रिंग की फॉर्म में बना सकता है। तो वही लिखा कार्बन, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसको, कैटिनेशन। समझ में आया? ये चेन कैसे हो सकती है तुम्हारी, लीनियर भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और इवन कार्बन एटम्स इन अरेंज्ड इन रिंग्स, रिंग्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर इनके बीच में क्या होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? तो ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है उसकी। एक ये भी रहा, ये, और ये 4 वैलेंसी अपने आप में सबसे मैक्सिमम वैलेंसी होती है। ये मतलब अपने 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। एक कार्बन का एटम्स 4 अलग अलग मोनोवैलेंट एटम्स के साथ क्या कर सकता है, मैक्सिमम कंबाइन हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एटम, उनके साथ कंबाइन हो सकता है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स, जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है ना दूसरे कार्बन के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी, ऑक्सीजन वगैरह के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। इसका एक रीजन क्या है हमारे पास, एक रीजन ये है कि बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से, स्ट्रांग होने का रीजन क्या है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होने का रीजन क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, और ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, और यहाँ पर मैंने बनाया कार्बन, ये न्यूक्लियस बनाया कार्बन का, ये पहला शेल, और यहाँ पर क्या है, दूसरा शेल। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब होता क्या, बॉन्ड का मतलब पता क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है यहाँ पर, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखेगा। अब ये साइज छोटा होगा तभी तो इसका न्यूक्लियस इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा,
और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखेगा। आ रहा है समझ में? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है और ये काफी स्टेबल होता है, लंबी चेन बना सकता है। समझ में आया? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और जो 4 बॉन्ड्स बना सकता है दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के बहुत कंपाउंड्स होते हैं, मतलब लाखों में कंपाउंड्स है जो केमिस्ट ने बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन्स होता है हमारे पास कंपाउंड, नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। जैसे हाइड्रोकार्बन ऐसे कोई नॉर्मल चीज नहीं है, जो पेट्रोलियम जो होता है ना पूरा क्या होता है, वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। और पेट्रोलियम का यूज तो बता ही नहीं सकता, बहुत सारा यूज है पेट्रोलियम का, है ना? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह का बहुत यूज है। विटामिन वगैरह जैसे रोड वगैरह बनती है तुम्हारी, वो भी क्या होता है, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक में, और साइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ये सब एरोमेटिक वगैरह में वैसे देख लो, बेंजीन कहलाता है, बेंजीन, बेंजीन रिंग, ठीक है ना? और एलिसाइक्लिक अभी हम पढ़ेंगे। सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स कहते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्कीन्स, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्काइन्स। तो ये हमें पढ़ना है अच्छे से, एलिसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? हाँ, लिखा हुआ है नीचे जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, CnH2n+2। अभी करेंगे इसको। ये क्या है तुम्हारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो सिर्फ। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन में n होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2n+2। अभी देखते हैं इसको, यहाँ तक समझ में। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और दिस। ये हमें पढ़ना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। आगे देखो नेक्स्ट, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, एक तरह के हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या होता है। जैसे नेचुरल गैस में CNG का नाम सुना है तुमने, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के अंदर या LPG के अंदर मेजरली कौन से गैस होते हैं, नाम सुना है मिथेन का, मिथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो यही क्या होता है हमारे पास, एल्केन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन ही है ना। तो मिथेन का नाम सुना होगा। तो नेचुरल गैस के अंदर मेजॉरिटी में कौन से कंपाउंड होते हैं, देखो एल्केन्स के अंदर, CNG के अंदर क्या होता है, ये जो CNG किसका बना होता है, मिथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, इन्हीं का बना होता है। इसी का मिथेन गैस का और इथेन गैस का बना होता है। तो यही 2 कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से, मिथेन। और इससे देखो पूरी कार चल रही है तुम्हारी, CNG वाली पूरी कार वार, व्हीकल सारे चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें हम आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वर्सेटाइल हो गया, टेट्रावैलेंसी हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखो नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर हम थोड़ा सा नेमिंग, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। तो नेमिंग के कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है हमारे पास, यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ कार्बन्स, यहां लिख रहा हूं मैं प्रीफिक्स, ठीक है ना? यहां पर क्या लिख रहा हूं, प्रीफिक्स। तो अगर कोई कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण करने का क्या हमारे पास स्पेसिफिक रूल है। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, सबके नाम अलग अलग थोड़ी करते रहेंगे। हमने कुछ रूल बना लिए, हमने मतलब IUPAC ने, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह बनाने होते हैं वो यही बनाती है। तो उसने रूल्स बना रखे हैं कि किसी भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करना है। तो रूल क्या है वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो रूल क्या है, अगर एक कार्बन होता है, फिर या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 और या फिर 10। तो अगर एक कार्बन होता है तो नाम के आगे, मतलब नाम स्टार्ट कहां से होता है, मिथ से, मिथ से। 2 होता है तो नाम कहां से स्टार्ट होता है, इथ, ETH। 3 होता है तो नाम कहां से स्टार्ट होता है, प्रॉप से। 4 होता है तो नाम कहां से स्टार्ट होता है, ब्यूट से। 5 होता है तो पेंड से। 6 होता है तो हेक्स, नाम के आगे आता है हेप्ट, यहां पर ऑक्ट, और यहां पर नॉन, और यहां पर डेक, DAC, डेक। ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है, ठीक है ना? तो यहां से तुम्हारा नाम स्टार्ट होगा, ठीक है ना? ये दिस इज वर्ड रूट, इसको प्रीफिक्स नहीं बोलो, इसको वर्ड रूट कह लो, वर्ड रूट। यहां से तुम्हारा नाम स्टार्ट होगा, वर्ड रूट, मिथ, इथ, प्रॉप एंड सो ऑन। अगर एक कार्बन है तो यहां से स्टार्ट होगा मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है? तो ये हमारे पास नामकरण करने के क्या है, रूल्स है। अब देखो, जैसे अगर हमारे पास एल्केन है कोई, तो एल्केन है, अभी हमने पढ़ा, तो एल्केन क्या होता है हमारे पास,
जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए, सिंगल। ये ध्यान रखना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 4। टेट्रावैलेंसी है ना इसकी 4, तो एक इसके बीच में सिंगल बन गया, 3 बॉन्ड्स और भी कहीं बनाएगा ही, तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला मतलब अगर तुम्हारे पास कार्बन पता हो तो हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास CnH2n प्लस का 2। जैसे पहला कंपाउंड क्या बनेगा इसका, तो पहले कंपाउंड के लिए n की वैल्यू 1 डाल दो, तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, और पहला कंपाउंड का नाम स्टार्ट क्या, अच्छा इनमें नेमिंग में सफिक्स में क्या जुड़ता है, तो सफिक्स में क्या जुड़ता है, तो सफिक्स में जुड़ता है हमारे पास एन, एन। आगे क्या जुड़ेगा तुम्हारा, प्रीफिक्स के आगे जो भी नाम लिखा था ना उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, एन। जैसे पहला कंपाउंड क्या बनेगा इसका, मिथ। एक कार्बन का कंपाउंड को क्या कहते हैं, मिथ, और नाम क्या क्या आएगा, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथेन। एक कार्बन बनाओ और बाकी तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बना दो। 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है हमेशा, हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल। ये बन गया तुम्हारा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, या तो इसको ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, या इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बॉन्ड दिख रहे हैं ना इसके अंदर सारे के सारे, तो इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ओपन स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी को तुम ऐसे भी, ये CH4 है, अब इसको तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। तो ये जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है जहां जहां पर है वो सारी पोजीशन दिखा दो यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, तो एक बना दो यहाँ पर, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। और कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्रॉस से दिखा सकते हो, 1 2 3 और यहाँ पर 4। अब हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो। ये 2 हो गए इसके, 2 हो गए इसके, 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, और फिर उसके बाद तुम कार्बन की सेटिस्फाई करा दो। ये रहा, तो इसके 8 चाहिए ना, 8 हो गए कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारा बन गया एल्केन। अब दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा इसका, इसके बाद क्या बनेगा, एल्केन के बाद, सॉरी मिथेन के बाद बनेगा इथेन। इथ और नाम क्या आ गया, इन। इथ मतलब 2 कार्बन बनाओ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। तो हाइड्रोजन 1 2 और 3 जोड़ेंगे, 4 टोटल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर भी 3, 1 2 3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन दिखा दिए, फिर CH3, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, दोनों कार्बन को साथ में लिख दो, C2H6। अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, उसका डबल करो प्लस 2 कर दो, 2n + 2 था ना, तो 2 में डबल करो, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है यहाँ तक, यह आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। देखो क्या बनेगा हमारे पास, 2 कार्बन बनाओ और ये 6 हाइड्रोजन यहाँ दिखा दो, 1 2, देखना भाई ध्यान से, 1 2 यहाँ पर 3। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर यहाँ पर इसके दिखा दो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और यहाँ पर 4। और फिर क्या करो, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी पहले सेटिस्फाई कराओ, ये हो गए। अब देखो कार्बन के 4 क्रॉस वाले तो इसके थे, अब एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, इस वाले कार्बन से शेयर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, शेयर कर लिया, 8 हो गए इसके। इस कार्बन के 4 ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके थे खुद के, अब एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा और एक इससे शेयर करेगा, बन गए। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया। ऐसे ही तुम बाकी कंपाउंड्स बना लोगे, जैसे कि आगे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, तीसरा क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या आ जाएगा, 3 कार्बन बाकी हाइड्रोजन, है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C3H8। सिमिलरली ब्यूटेन क्या बनेगा फॉर्मूला, C4H10। बना लोगे, 4 कार्बन 1 2 3 4 सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर हाइड्रोजन लगा दो।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास C4H10। फिर अगला क्या आएगा हमारे पास, पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 आ गए कार्बन। फिर हाइड्रोजन जोड़ दो, एक बॉन्ड को काउंट करके जोड़ दो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते 4 हो गए, इसके 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसके 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसके 2 हाइड्रोजन इस पर और जोड़ दो, इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इसमें, ये बन गया C5H12। ठीक है, इस तरह से तुम इसको लिखना का तरीका क्या है तुम्हारे पास, C5H12, या इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, सारे कार्बन के हाइड्रोजन तुमने लिख दिया अलग अलग। ठीक है, दोनों तरीके तुम्हारे पास, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारा होता है एल्केन्स। एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देख लिया तुमने यहाँ पर, जैसे देख रहा हूँ CH4 मीथेन, एक और कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो इथेन C2H6, एक और कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, प्रोपेन ब्यूटेन, देन उसके बाद एक और जोड़ दोगे पेंटेन। ठीक है, एक और जोड़ दोगे हेक्सेन, तो ये बनता है आ रहा तुम्हारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही तो बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास मीथेन, दिस इज इथेन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड सो ऑन। पेंटेन नाम में क्या आ जाता है, एन लग जाता है, और 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, खत्म, दिस इज एल्केन। अगला हम बढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड एल्कीन। तो इसके भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है हमारे पास, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन और डबल बॉन्ड, तो इसके 2 बॉन्ड्स और बनेंगे ना भाई, टोटल 4 बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन क्या होंगे, उसके डबल होंगे। और इसके सफिक्स में, नेमिंग में क्या आएगा, नेमिंग में सफिक्स में क्या लगता है, ईन लग जाएगा, EN जुड़ जाएगा। ठीक है ना। इसका पहला कंपाउंड कहां से स्टार्ट होगा भाई, इसका मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता भाई, इसका मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज कार्बन, एक कार्बन होगा और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए तुम्हें, तो मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका पहला कंपाउंड कहां से स्टार्ट होगा, इसका पहला कंपाउंड मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज एक कार्बन है और बाकी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं। तो वो अगर थर्ड मेंबर तुमसे पूछता है तो वो स्टार्ट होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन होगा उसका थर्ड मेंबर। हाँ, तो यहां से पहला जो बन जाएगा इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन और नाम के पीछे क्या आ जाएगा, इन, तो इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बनाया, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो तुम, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन टोटल में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4। इसको लिखने का तरीका 2 है, ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हो CH2 फिर डबल बॉन्ड लगाया CH2, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो C2H, दोनों तरीके तो है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन नोट स्ट्रक्चर देखो। अब इसका इलेक्ट्रॉन नोट स्ट्रक्चर क्या होगा, जो तुमने बनाया, C 2 कार्बन बनाया और यहाँ जो 4 हाइड्रोजन थे वो ऐसे बना दो, जहां जहां पोजीशन थे, बॉन्ड मत दिखाओ बस। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 इधर दिखा दो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा बॉन्ड बन रहा होता है ना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। इधर 2 बॉन्ड बन रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर और 1 इधर। अब क्या करो, सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ, ये हो गई और ये हो गई, ये हो गई। अब कार्बन के 4 क्रॉस वाले तो इसके खुद के थे, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, 2 इससे लेगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास इसके 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 इसके खुद के थे, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और 2 इस वाले कार्बन से लेगा, इसके हो गए 8, तो बन गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारे पास, इथीन के बाद सेकंड मेंबर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपीन। प्रोपीन मतलब C3 और हाइड्रोजन कितने होंगे, H6, तो 3 कार्बन, अच्छा 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यानी कि सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में होता है, और अभी जो तुम्हारे सिलेबस में है वो स्टार्टिंग के 2 कार्बन में लगाना, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या रहेगा तुम्हारे पास, सिंगल बॉन्ड ही। अब बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, इस पे कितने, इसके 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और इसके एक ही इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, एक ही बॉन्ड हो रखे हैं, तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। लिखने का तरीका क्या होगा इसका, CH2 ऐसे लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख सकते हो, या तो वैसे लिख सकते हो C3H6 जैसे मैं लिखा है।
ठीक है, प्रोपीन। उसके बाद तीसरा मेंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूटीन, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो जो डबल बॉन्ड लगाओगे या तो पहले 2 कार्बन के बीच में लगाना है, एंड में कहीं पे भी लगा देना, यहां लगा देना, और बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड हो चुके हैं तो इस पे 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, इस पे 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया। इसको लिखने का तरीका वही C4H8। ठीक है, उसके बाद अगला क्या हमारे पास, प्रोटीन के बाद पेंटीन। पेंटीन मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहां पर क्या लगा दोगे तुम, डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। फिर यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। आ रहे समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पूछेगा, इथीन पूछ लेगा, ज्यादा ज्यादा प्रोपीन पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक? एल्कीन। एल्कीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, एल्कीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, या पहले तो एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड और बनेगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका CnH2n-2। नेमिंग के अंदर सफिक्स में, मतलब एंड में क्या लग जाता है, आइन, YNE, आइन, आइन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका भी क्या करता है, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज मिथ में 1 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता नहीं है। इथाइन एग्जिस्ट करता है इसका, इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 और H2, 2 कार्बन 1 2, और इनके बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन जोड़ दो बॉन्ड को काउंट करके, ये बन गया। इसको लिखने का तरीका या तो ऐसे फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, C2H2, या एक लिखने का तरीका क्या है इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूले को। ठीक है, इस तरह से। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये भी देख लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये C और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, फिर इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, 1 2 3, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। फिर वही सेम वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन इसके। अब इसके 3, इसके 4 इसके खुद के थे, 1 इससे शेयर करेगा और 3 इससे शेयर करेगा, तो ये बन जाएंगे इसके टोटल 8 हो गए। देखो 3 3 6 और 2 8। इस कार्बन के 3 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो बन गया 8। तो क्या बन गया तुम्हारा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथाइन के बाद क्या बनेगा तुम्हारे पास, प्रोपाइन। सेकेंड मेंबर क्या होगा तुम्हारे पास, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन। अब ये नहीं कि सभी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, किसी भी 2 के बीच में, किसी भी नहीं, स्टार्टिंग के 2 के बीच में लगा दो, बाकी बॉन्ड को काउंट करके हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन और लगेगा। इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 3 इधर 1 इधर, 4 हो गया ना, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, और यहाँ पर 1 2 और 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, C3H4 दिखाई दे रहा है, C3H4 प्रोपाइन। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर इसमें 1 हाइड्रोजन इस पे, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, और यहां पर ये, ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा ब्यूटाइन। उसके बाद चौथा पेंटाइन। पेंटाइन मतलब 5 कार्बन 1 2 3 4 5, या तो तुम यहां ट्रिपल बॉन्ड जोड़ो या तो यहां जोड़ो। ठीक है, ये 1 2 3 ये आ गया, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। ये ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पेंटाइन। हेक्साइन बनाना है तो हेक्साइन देख लो। हेक्साइन मतलब हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और आइन लग रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कहीं, तो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, और आइन लग रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ जोड़ दो, बाकी सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, ये सब सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं।
तो इसके 3 बॉन्ड हो चुके थे, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये बन गया फॉर्मूला। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका तो C5H8 कितना हो जाएगा, C5H8, इसका कितना हो जाएगा C6H10। ठीक है, क्लियर है, ये बन गया एल्काइन। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास C4H6 खत्म, ये फॉर्मूला बन गया, और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एल्काइन समझ में आया? तो ये सारे जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, इनका इंडस्ट्रीज में यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे ये एक का यूज बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो इथाइन गैस है तुम्हारे पास, इथाइन गैस तुमने देखा है आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इथाइन गैस का। इथाइन गैस का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, केले वगैरह को पकाते हैं ना, केले को पपीते को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए इस गैस का यूज किया जाता है। इथाइन गैस फॉर्म में होती है, इसका यूज किया जाता है केले को या किसी भी चीज को पकाने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज करा जाता है इथाइन का। क्लियर है? चलो बढ़िया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे तुम्हारे पास, डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, एक ले लेता हूं ब्यूटेन, देखते रहना, ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो जोड़ी लोगे तुम। तो इसको क्या कहते हैं, ये ब्यूटेन है हमारे पास, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन तुम जोड़ी लोगे, तो इसको तुम क्या कहते हो, कि जो तुम्हारा ब्यूटेन है इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब यहाँ पर जो ब्यूटेन है वो क्या है तुम्हारे पास, चेन में है ना, एक सिंगल चेन में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से 1 2 3 ये वाला कार्बन उठ करके यहां आ जाए ऐसे, ठीक है, ये पूरा मैं हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूं, चलो तुम्हारे लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, C4H10, ये बन रहा है। अब देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन तुम्हारा उठ करके कहाँ आ जाए, ये वाला जो एंड वाला कार्बन था यहाँ आ जाए। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं है, 4 ही कार्बन है, लेकिन इसका भी देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके 1 बॉन्ड हो चुका है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन। इसका भी फॉर्मूला चेक करो कितने, C4 4 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करो कितने हमारे पास, 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारे पास, अलग अलग। इसको बोलते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास, ऊपर वाले का ये एन ब्यूटेन, इसका एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास, आइसोब्यूटेन। और ये इनका जनरल नेमिंग है, जनरल नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग इनकी कुछ और है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, देख लेना। जैसे कि पेंटेन का दे देता हूं, पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ सकते हैं सारे। तो इसको क्या कहते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 ये वाला कार्बन उठ करके यहां आ जाए, सेकंड नंबर पे, यहां पर अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कार्बन भी उठ करके इसी के ऊपर चला जाए, तो 1 2 3 एक कार्बन इसी के ऊपर चला गया, एक कार्बन इसी के नीचे, सब में 5 कार्बन है। हाइड्रोजन जोड़ोगे सबका फॉर्मूला निकल करके आएगा C5H12, इसका भी निकल करके आएगा C5H12, हाइड्रोजन जोड़ लेना तो C5H12, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी का पूछा जाता है, पेंटेन का, पेंटेन का, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम होता है हमारे पास एन पेंटेन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास, नियोपेंटेन। ये 3 आइसोमर्स है इसके। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन, आइसो मतलब सेकंड नंबर पे जब ब्रांचिंग होती है तो उसको आइसो कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। समझ में आ? तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। एक और जानना है, हेक्सेन का बताऊं? देखो हेक्सेन का जान लो। हेक्सेन देखो,
हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, बताना इसका। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 कार्बन है हमारे पास। अब एक ये बन गया तुम्हारे पास, एक ऐसे बन सकता है 1 2 3 4 5 और एक यहां जोड़ दो 6, है ना छोटा। एक ऐसे हो सकता है 1 2 3 4, एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो 5। एक यहां हो सकता है 1 2 3 4, एक यहां जुड़ जाएगा C और एक यहां C, ये हो सकता है। और क्या जुड़ सकता है तुम्हारे पास, हाँ इसमें लास्ट एक ये बन जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 और यहां पर 5 और एक कार्बन यहां जुड़ गया। सबकी नेमिंग होती है, मैं सबकी नेमिंग बता रहा हूं। वैसे इनकी जो नेमिंग है वो सिलेबस में नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सीख लेना, ठीक है ना। नेमिंग के लिए तुम्हारे पास कुछ और रूल्स पता होना चाहिए जो कि 11th क्लास में आएगा। अभी मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना। जैसे इसकी जो नेमिंग होती है क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, हेक्सेन। हेक्सेन इसकी कितनी हो जाएगी, नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 उधर से करते हैं जिस तरफ से ब्रांचिंग तुम्हारी सबसे मिनिमम हो। तो इधर से सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, इधर से करूंगा तो क्या आएगी, 4th नंबर पे ब्रांचिंग आएगी ना। तो इधर से नेमिंग करेंगे जिधर से मिनिमम हो। और इस ग्रुप को अगर एक ग्रुप तुम्हारा ये मेन चेन हो गई तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा क्या है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज होता है कि इसके साथ हमारे पास क्या है, कुछ अटैच्ड है, तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 हाइफन मिथाइल, और 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, ठीक है ना। ये नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, इधर से भी करोगे तो 2 और 3 पे आएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 3 पे क्या लग रखा है, मिथाइल, 2 इसमें मिथाइल, इसमें मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम, ब्यूटेन। समझ में आया। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें तुम ये देख रहे हो कि ऊपर नीचे ब्रांचिंग हो रखी है 2 पे, तो इसका हो जाएगा 2 पे ऊपर नीचे डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है दैट इज ब्यूटेन। आया समझे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। यही सारे पॉसिबल है ना इसके पास स्ट्रक्चर, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ध्यान रखना हेक्सेन के हमारे पास कितने होते हैं, हेक्सेन के हमारे पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 5। 1 2, जैसे ये रहा पहला, दिस इज दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ज्यादातर वैसे एग्जाम में पेंटेन या हेक्सेन पूछा जाता है, तो इसके 3 एग्जिस्ट करते हैं, एक दिस इज दूसरा वाला, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा वाला। समझ में आया, ठीक है यहाँ तक। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका C5H12 है, इसमें भी सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, C6H14, लेकिन सभी का C6H14, लेकिन सभी का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सभी का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। इसमें देखो कार्बन की हमारे पास क्या है, देखो सिंगल चेन, ऐसे भी हो सकता है, ब्रांच ऐसे भी हो सकता है, 6 कार्बन है, लीनियर चेन। अब इसमें ब्रांचिंग हो जाएगा तुम्हारे पास, तो यहां तुम देखो ब्रांचिंग अगर होनी स्टार्ट हो जाए तो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांच चेन भी हो सकता है, ठीक है, रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट रहेगा तो हम क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे यहां देख सकते हो पेंटेन का जो भी बताया था मैं 3, देखो यहां चेक करो, ये लीनियर चेन है तुम्हारे पास, दिस इज पेंटेन। अब ये उठ करके अगर यहां आ जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और ये क्या है, 4 ब्यूटेन। अब ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पे 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। इसको जिसको मैंने नाम क्या दिया था, पेंटेन को एन पेंटेन नाम दिया था ना, एन पेंटेन उसका जनरल नेम है एन पेंटेन। इसका नाम दिया था मैंने आइसो पेंटेन, इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये हाइड्रोजन उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो इसको 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या इसको नाम क्या दिया था, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन ये तीनों के हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, किसके, पेंटेन के। आया समझ में यहाँ तक। तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्लियर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ये रहा इसका 2 मिथाइल, ठीक है। तो नेमिंग तुम यहां से भी देख सकते हो, ये इसका IUPAC नेम है, और मैंने जो जनरल नेमिंग है वो पहले करा दी, ठीक है।
किसी एल्केन्स में अगर किसी एक हाइड्रोजन को तुम क्या कर देते हो, किसी एटम से सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। किसी एटम से सब्स्टिट्यूट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम को तुम किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन से, तो इसको कहते हैं हेलो ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड हेलोजेंस। और इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलो, और जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो नाम में प्रीफिक्स में क्या ऐड होता है, क्लोरो। अभी ये वैसे डिटेल में भी कराऊंगा, अभी डिटेल में भी बताऊंगा। और ब्रोमीन अगर ऐड होता है तो नाम में क्या आ जाता है, ब्रोमो। उसके अलावा हमारे पास, हमें जो सिलेबस में पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप्स, इनके अलावा भी और है, और भी है जो कि 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी हमें पढ़ना है यहाँ पर 4, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो 4 फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास। कैसा दिखता है एल्कोहल, ये लिखा है यहाँ पर OH, OH, ये फंक्शनल ग्रुप OH। एल्डिहाइड इज CH डबल बॉन्ड हो, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन होता है तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड हो, कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब किसी, अगर तुम्हें किसी ग्रुप में ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये दिखाई दे रहा है, कीटोन है। ये दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड है। ये दिखाई दे रहा है, तो हेलो एल्केन्स में हम देखते हैं यहाँ पर क्या, हेलो एल्केन्स में आ जाता है तुम्हारे पास फ्लोरीन, दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन। अगर जो तुम्हारे पास ग्रुप ये होता है, ये हाइड्रो एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर हाइड्रोजन को ये एटम्स रिप्लेस कर देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और या फिर आयोडीन, तो हम क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स। और इनके नाम में प्रीफिक्स में क्या ऐड हो जाता है, अगर फ्लोरीन ऐड कर रहे हो तो क्या ऐड हो जाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरो, नाम में। Br, ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो नाम में ऐड हो जाएगा ब्रोमो। और आयोडीन ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आयोडो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारे पास क्या होता है, CH4, मिथेन होता है। CH4 क्या होता है हमारे पास, मिथेन होता है ना भाई, मिथेन। जैसे CH4 मिथेन, इसका स्ट्रक्चर बना तो एक कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, ये तो बनेगा ना, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब किसी एक हाइड्रोजन को अगर कोई रिप्लेस कर देता है, क्या इनमें से कोई एक ग्रुप रिप्लेस कर देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है हमारे पास, मिथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मान लेते इस वाले हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया हमारे पास, Br लग गया। क्या लग गया, Br। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मिथेन। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो नाम क्या आगे लग जाएगा, ब्रोमो एंड देन मिथेन। समझ में आया, ब्रोमो, मिथेन। जैसे एक और एग्जांपल लो, ये हमारे पास 1 2 हाइड्रोजन, 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 क्या नाम है बेटा इसका, दिस इज इथेन। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या, इथेन। अब 2 कार्बन, अब किसी एक हाइड्रोजन की जगह, किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह मान लेते हैं यहां पर ये, इस हाइड्रोजन की जगह हमारे पास लगा देता हूं मैं क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो, और नाम में लग जाएगा तुम्हारा इथेन, तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। समझ में आया, हाँ। इसमें ऐसे भी तो आती है नेमिंग में, जैसे 2 क्लोरोइथेन, 3 क्लोरोइथेन, तुम्हारी आई हुई है, ऐसे आ रखी है तो भी बता देते हैं। जैसे अगर तुम पोजीशन देखते हो, उसकी पोजीशन लिखते हैं, हाँ लॉन्गेस्ट चेन, वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और दे देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं क्लोरीन तुम्हारा यहां लग गया, क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए है ना, बाकी मान लेते हैं क्या हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए, तो तुम क्या करते हो, तुम नंबरिंग करते हो। मान लेते हैं अब यहां पर भी नहीं लग रखा, यहां लग रखा है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, नंबरिंग करते हो। अब नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, उधर, अबे यार, हाँ, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। तुम उधर से नंबरिंग करते हो जिधर से ये जो क्लोरीन है ना तुम्हारे पास, वो पहले कम नंबर पे आया, तो इधर से करोगे तो 2 पे आएगा, 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन ये रही तुम्हारे पास। इधर से कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, उधर से करोगे तो कितने पे आएगा, 4 पे आएगा, तो तुम नंबरिंग इधर से करोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये क्लोरीन की पोजिशन भी दिखानी पड़ेगी, 2 क्लोरो, और ये 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा नाम पेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। आया समझ में, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। क्लियर है चीज, तो ये हेलो एल्कीन्स था तुम्हारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या होता है हमारे पास, फंक्शन ग्रुप क्या होता है हमारे पास, OH। नेमिंग में क्या होता है हमारे पास, नेमिंग में सफिक्स में, सफिक्स समझते हो भाई, एंड में क्या आएगा तुम्हारे पास, एंड में क्या आ जाएगा, ऑल। नेमिंग में क्या आ जाएगा, ऑल, ये आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन ग्रुप दिखता है तुम्हारा OH, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, मिथेन। मिथेन होता है हमारे पास,
मिथेन में से क्या करो, ई हटा दो, नेमिंग कैसे होती है देखो, आईयूपीएसी नेमिंग है ये, ई हटा दो, ई की जगह क्या लिख दो, ऑल, ये नेमिंग का तरीका ये, मिथनॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन, मिथ मतलब एक कार्बन, और ये फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए OH, और बाकी क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, बाकी क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, ये बन गया मिथनॉल। फिर सेकंड क्या बनेगा तुम्हारे पास, इथेनॉल, इथेन होता है हमारे पास, इथेन, ई हटा दो, ई की जगह क्या लग दो, ऑल। तो क्या नाम, एक दो, इथेन मतलब, इथ मतलब दो कार्बन, और एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हें ये जोड़ना ही है OH, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। अच्छा, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल, नाम लिख दिया ऊपर, इथेनॉल। समझ में आया, ये ऐसे ही होता है तुम्हारी सारी नेमिंग। 3 जैसे नाम क्या होता है, प्रोपेन, एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, ई हटा दो, ई की जगह क्या लिख दो, ऑल। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन में एक OH ग्रुप जोड़ दो, क्योंकि अल्कोहल है तो OH ग्रुप, ऑल है तो अल्कोहल में ये ग्रुप तो होना ही चाहिए OH, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, बॉन्ड को काउंट करके, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, दिस इज प्रोपेनॉल। इसका शॉर्ट नेमिंग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इथेनॉल, इसको लिखोगे तुम C2, देखो C2H5OH, एक तरीका ये है। एक तरीका तुम्हारे पास ऐसे भी है, CH2 फिर OH, ये भी तरीका है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। इसको ऐसे लिखोगे CH3CH2OH, या फिर इसका तरीका एक और भी है, टोटल कार्बन लिख लो C3H7, और OH को अलग से दिखाओ ताकि देखते ही पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम ऐसे लिख सकते हो, CH3OH, ये रहेगा इसका CH3OH, समझे, CH3OH, ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल। आगे के भी लिख दोगे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सारे लिख दोगे ना, बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने। समझ में अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस नेमिंग में क्या आता है हमारे पास, सफिक्स में आता है तुम्हारे पास ऑल, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये OH, अल्कोहल, ठीक है ना। बोतलें खुली पड़ी है तुम्हारी पीछे बैकग्राउंड में, बंद रखिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप देखो, अभी अंडर 18 हो ना तुम, इसलिए बंद कर रखिए, फिर खोल दूंगा, फिर खोल दूंगा। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है तुम्हारे पास, CHO, इसको पूरा खोलना, स्ट्रक्चर देखना है इसका, तो C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये होता है। 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के, तो 2 इधर, ये 2 इधर, 4 हो गए। नेमिंग में क्या आता है भाई, इसके नेमिंग में सफिक्स में क्या आता है भाई, अल, क्या आता है, अल, एल। जैसे इसका पहला कंपाउंड क्या आएगा, मिथनल, मिथेन, ई हटा दो, ई की जगह क्या लिख दो, अल। अब इसके फंक्शनल ग्रुप में खुद ही एक कार्बन आ रहा है, खुद ही आ रहा है ना कार्बन, तो यहाँ C, और फिर ये सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, 3 बॉन्ड ये होगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो बन जाएगा तुम्हारा मिथनल। तो क्या हो गया, HCHO, ठीक है। सेकेंड देखो, इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, फंक्शनल ग्रुप में खुद ही एक कार्बन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा इसका नाम, CH3CHO, CH3CHO, ये बन गया। तीसरा हमारे पास जैसे प्रोपेनल, AL लगता है इसमें पिछले वाले में, तो यहाँ 3 कार्बन, 1 2 3, एक कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है CHO वाला, तो C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है भैया नस। नाम क्या, CH3CH2CHO, आ रहा है समझ में सभी को, ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कीटोन। कीटोन कहाँ यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे एसीटोन जो होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, प्रोपेनॉल होता है, ठीक है। देखो इधर, अब ये क्या होता है, ग्रुप कौन सा होता है तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तुम्हारे पास इसका, तो वो होता है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O। नेमिंग में क्या आता है हमारे पास, तो नेमिंग में आता है हमारे पास सफिक्स में क्या भाई, एंड में क्या आता है, ONE, क्या आता है भाई, ONE, ऑन बोलते हैं, वन नहीं। पहला इसका कंपाउंड क्या होगा, मिथनॉन, मिथनॉन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, मिथनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इथनॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका जो पहला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो कहां से, प्रोपेनॉन,
कहां से एग्जिस्ट करता है तुम्हारे पास? प्रोपोनॉन। पहला जो इसका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो कहां से एग्जिस्ट करता है? प्रोपोनॉन। कहां से एग्जिस्ट करता है भाई? प्रोपोनॉन। ये दिख रहा है? प्रोपोनॉन। मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का। हाँ, पहला प्रोपोनॉन। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन। और तुम्हें ये जो डबल बॉन्ड लगाना है ना, ये डबल बॉन्ड ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में लगेगा। ये कार्बन कार्बन यहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए भाई सारे। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर इसका हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लग गया, ये बन गया। क्या हो जाएगा? इसको लिखोगे कैसे भाई? CH3CO CH3। ये इसका पहला कंपाउंड। ये इसका क्या? होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है? प्रोपोनॉन। क्वेश्चन ये आता है कि कीटोन ग्रुप के होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है? तो आंसर इज प्रोपोनॉन। मिथनॉन और इथनॉन एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज इसको लगाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है ना तुम्हारे पास, ये वाला जो ग्रुप है ये 2 कार्बन के बीच में लगता है, कि 3 कार्बन तो चाहिए ना एटलीस्ट, तो इसलिए यहां पर। अगला देखो, इसका अगला क्या बनेगा बेटा? प्रोपोनॉन के बाद ब्यूटानॉन या ब्यूटन 2 ऑन। देखो कैसे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और फिर 2 कार्बन के बीच में एंड किससे? 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दो? बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। इसमें 4 होगा टोटल। ये यहां पर ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये, और ये, और ये। अब इसकी पोजीशन देखोगे तो ये ग्रुप कहां पर लगा हुआ है? 1 2 3 4, ऐसे सेकंड वाले ग्रुप पे लगा हुआ है ना, सेकंड वाले नंबर पे। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटन 2 ऑन, ब्यूटन 2 ऑन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारे पास क्या था? कीटोन ग्रुप। आगे देखो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो तुम्हारा विनेगर होता है ना, विनेगर जो चाउमीन वाउमीन में डलता है, सिरके विरके, जो सिरका बोलते हो हिंदी में, वही है विनेगर, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास इसका, फंक्शनल ग्रुप का? तो वो होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। और नेमिंग में क्या आता है भाई इसके? नेमिंग में आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। पहला इसका क्या हो जाएगा? मिथनोइक एसिड। चेक करो, मिथनोइक एसिड, ठीक है। तो मिथनोइक एसिड मतलब 1 कार्बन चाहिए तुम्हें, और 1 कार्बन पे तो खुद ही ये लगा हुआ है, तो ये लगा दो। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर नीचे ऊपर लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? दिस HCOO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? COOH। ये COOH, ये इसको क्या कहते हैं? COOH। तो HCOOH इसका क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर, नाम हो जाएगा मिथनोइक एसिड। सेकंड देखो, सेकंड क्या बनेगा इसका? आखिरी और स्टार्टिंग का ये एंड ग्रुप है बेटा, ये क्या हमारे पास? दिस इज एन एंड ग्रुप। ये हमेशा क्या लगेगा? एंड में लगेगा। स्टार्टिंग में नहीं रख सकता। ये स्टार्टिंग एंड एक ही बात होती है यार। देखो इसमें जैसे तुम्हारा अगला क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड। अगला क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड। जैसे 2 कार्बन चाहिए, अब कहां स्टार्टिंग है, कौन सा एंड है बताओ? कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा एंड है बताओ? एंड ही होता है। तो यहां पर लगा दो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये लग गया। 4 बॉन्ड हो गया, बाकी तुम हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या हो गया इसका? CH3 COOH। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है हमारे पास इसका कॉमन नेम? ये क्या होता है हमारे पास इसका कॉमन नेम? ठीक है, इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का ये बॉटल है, पानी जैसा ही दिखता है तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा खट्टा होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, देखा है, बहुत ही ज्यादा खट्टा होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड। एंड तीसरा एक और लेना है, तो ये देख लो, तीसरा क्या बनेगा भाई? आई थिंक समझ में आ गया अच्छे से कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3, एक पे क्या बना दो, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोजन को काउंट करके लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 COOH। ये बन जाएगा तुम्हारे पास इसका नाम, स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, खत्म। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमारे पास? जैसे अभी जो तुमने पढ़े ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये सब पढ़े ना तुमने, वो क्या बनाते हो तुम्हारे पास? एक होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बोलूं एल्केन का होमोलोगस सीरीज क्या है, एल्केन का, एल्केन का, तो क्या बनेगा? इसका पहला मेंबर कौन सा था बेटा? मीथेन। फिर इसका क्या बनेगा? इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर
पेंटेन, ये जो तुम्हारे मेंबर्स होते हैं ना, एक के बाद जो एक आ रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, उन्हीं को क्या कहते हैं? होमोलोगस। ये सीरीज जो बना रहा है ना एल्केन का होमोलोगस सीरीज, ये क्या बन गया तुम्हारे पास? एल्केन की होमोलोगस सीरीज। क्या बन गई? एल्केन की होमोलोगस सीरीज। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला है CH4। इसका क्या हमारे पास? C2H6। इसका कितना है हमारे पास? C3H8। इसका कितना आ जाएगा? C4H10। इसका कितना आ जाएगा? C5H12। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये होमोलोगस सीरीज बन गई तुम्हारे पास, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज बन गई। तुम नोटिस कर रहे हो कि एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं CH2 का। तो वही हमारे पास प्रॉपर्टीज में लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 ये समथिंग समथिंग। तो तुम देख रहे हो इसमें डिफरेंस कितने का है? इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? CH2। सब में क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। अगर मैं मास वाइज बोलूं कितने का डिफरेंस होता है, तो CH2 में कितना मास बन गया तुम्हारा? कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। 1 × 2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 14U। तो 14U का डिफरेंस होता है। और स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है तुम्हारा? फॉर्मुला वाइज CH2 का डिफरेंस होता है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। आ रहा है समझ में? तो मास वाइज कितने का डिफरेंस होता है? 14U का। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं ना, तो एक तो ये बता दिया मैंने CH2 का डिफरेंस होता है, मास वाइज किसका होता है? 14U। अब क्या होता है जब तुम होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहे हो तो मास बढ़ रहा है ना भाई, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे तो मास बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना, वैसे वैसे कुछ प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर का, तो वैसे वैसे क्या होगा? तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या होता है जैसे तुम डाउन की तरफ जाते हो तो ग्रेजुअली तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या करते हैं तुम्हारे पास? इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि इथेन और मिथेन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आंसर है इथेन का ज्यादा है। प्रोपेन और इथेन में किसका ज्यादा है, तो आंसर है प्रोपेन का ज्यादा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे? ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज की। 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दी। डिफरेंस कितने का होता है CH2 का किसी भी होमोलोगस सीरीज में, और मास वाइज कितने का डिफरेंस होता है 14U का। और जब ग्रेजुअली तुम ऊपर से नीचे जाते हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जैसे एल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब तुम उसको चलाते हो तो हमारे पास क्या निकलता है? ब्लू फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम तब निकलता है जब तुम्हारे पास किसको चलाते हो तुम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे गैस स्टोव में तुम्हारे जब जलता है तो ऐसे फ्लेम निकलता है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चला रहे हो, जैसे कोयले वोले को जला रहे हो, उसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड, तो येलो फ्लेम निकलेगा जैसे तुम यहां देख रहे हो। और जब सैचुरेटेड, जब अच्छे से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन को जब जलाओगे और अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो क्या मिलेगा? ब्लू फ्लेम मिलेगा। वही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल्दी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्या मिलेगा? क्लीन फ्लेम। वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो क्या मिलेगा? येलो फ्लेम, जैसे तुम यहां पर देख रहे हो, ठीक है। विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। जो भी मेटल प्लेट, कढ़ाई की जो नीचे वाली हिस्सा जो है ब्लैक क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। या फिर तुम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एयर भी रिजल्ट मतलब कम कर दोगे, अच्छे से एयर नहीं जा रही, तब भी तुम्हारा क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी अगर अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो भी क्या देगा? वो येलो फ्लेम देना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम जो है तुम्हारे पास, उनके पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, जो कि तुम्हारे पास क्या होते हैं? वो एयर पॉल्यूशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जब कोयले को जलाते हैं, पेट्रोलियम को जलाते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक कार्स में तुम्हारा कोई भी कोयला, वो पेट्रोल वगैरह नहीं जलता, तो पॉल्यूशन कम होगा। समझ में आ रहा है? इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन जो होता है हमारे पास, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे किसी भी अल्केन को या किसी को भी जलाओगे, फॉर एग्जांपल CH4, उसको तुमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारे पास? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। प्रोडक्ट तुम्हारा फिक्स्ड है, यही बनेगा हमेशा प्रोडक्ट, बस बैलेंस करना है। किसी को भी चला लो, फॉर एग्जांपल C2H6, क्या हमारे पास? इथेन। इथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस सेम हीट प्लस लाइट, ठीक है। अगर तुम कोई और भी जला लो, तुम C2
H5OH, क्या हमारे पास अल्कोहल, इथेनॉल है ये, इसको भी जलाओगे तो प्रोडक्ट यही मिलेगा बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। आ रहा है समझ में? तो प्रोडक्ट ये रहेगा तुम्हारे पास, बस बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो तुम्हारा H2O प्लस ये बनेगा CX जो भी है, हीट H2O CO2 ये बनेगा फिक्स्ड। क्लियर है यहाँ तक कंबशन रिएक्शन? नेक्स्ट देखो, अब जैसे तुम्हारी कोल एंड पेट्रोलियम बनते कैसे? बहुत साल पहले जब तुम्हारे डायनासोर्स वगैरह है, जो तुम्हारे सी क्रिएचर्स वगैरह जो थे वो मर गए थे, डिपॉजिट हो गए। देखो ये सी क्रिएचर्स सारे डिपॉजिट हो गए, मछलियां करोड़ों सालों में जो भी डिपॉजिट हो गए। और डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर मिट्टी की लेयर चली गई, फिर प्रेशर लगा इस पे, प्रेशर से क्या होगा, ये केरोजन मतलब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। यही किस में कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में। जो पेट्रोलियम ऐसे ही निकाला जाता है, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया तुम्हारे पास, ऐसे निकलता है। सारे के सारे क्या तुम्हारे सी क्रिएचर्स है जो कि करोड़ों साल पहले मर गए थे। अब ये देखो वो, और वो पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम में कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए तो तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में। ये देखो गैसोलीन मॉलिक्यूल का देखो फॉर्मूला ये था, तो यही पेट्रोलियम बन गए। अभी पेट्रोलियम इतने ज्यादा बन जाते हैं, इनको कई बार क्या हो जाता है, स्पेस मिल जाता है ऊपर आने के लिए, और वो ऊपर आ जाता है तुम्हारे जमीन के बाहर। ये पेट्रोलियम सीप्स आउट। तो जहां पर भी तुम्हारे अरब कंट्रीज देखा है तुमने, अरब, UAE, सऊदी अरेबिया, इन सब में जो तुम देख रहे हो वो ऐसे बने सारे पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये पेट्रोलियम की पूरी क्या है तुम्हारे पास, एक पूरा एक पेट्रोलियम का रिजर्व है, गैस रिजर्व, ऑयल रिजर्व्स, ये सारे के सारे ऐसे बने। देखो देखो पूरे शहर है, नीचे पूरा पेट्रोलियम का डिपॉजिट है। इनको पता चल गया दुबई वालों को कि नीचे पेट्रोलियम है, बेच करके अमीर बन गए सारे। उनके पास है क्या रेगिस्तान के अलावा? बस यहीं से बने सारे के सारे जो अमीर बने। अब इसको क्या करा जाता है, इसको पता कैसे लगाया जाता है कि जमीन के नीचे पेट्रोल है? तो उसके लिए कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं। जैसे ये देखो सेंसर्स भेजा तुमने, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आते हैं, सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेता है, पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास पेट्रोलियम डिपॉजिट है और कितना डिपॉजिट है। और पूरा इनको टेक्नोलॉजीज वगैरह की हेल्प से तुम पूरा सिमुलेशन बना लेते हो कि इतने एरिया पे क्या है हमारे पास, इतने एरिया में क्या प्रेजेंट है, पेट्रोलियम है। फिर उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट लगा करके उसको पूरा का पूरा मशीन लगा करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ये ड्रिलिंग करती है, इसके ड्रिलिंग करने के बाद यहां से क्या करते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व है तुम्हारे पास, एंड देन इसको बाहर निकाला जाता है पेट्रोलियम को। देखो ये सारे पाइप वाइप लगा दिए पेट्रोलियम से, यहाँ से सक करके ऊपर बाहर निकाला जाता है इसको। ये पूरे मशीन ऐसे फिट करे जाते हैं जहां पर पेट्रोलियम है। और ये इस तरह से रिफाइनरीज होती है तुम्हारी, जैसे इंडिया में रिलायंस की रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल की मुंबई के अंदर, सबसे ज्यादा पैसे जो उसके पास आते हैं यहीं से आते हैं, इसी को बेच करके, पेट्रोलियम को बेच करके। तो वो कोल की भी माइनिंग ऐसी होती है। समझ में आया? ये पूरी कहानी थी इसकी, ठीक है। तो पेट्रोलियम वगैरह ऐसे बनते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चेक करो यहाँ पर क्या है, CH3CH2OH, ये हमारे पास क्या इथेनॉल है। कैसे पता लगा रहा है, 2 कार्बन है इथ और OH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इथेनॉल। ये क्या हमारे पास 2 कार्बन है तो मतलब इथ, और ये COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इथेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा हमारे पास, इथेनोइक एसिड। अब किसी इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। एल्कलाइन KMnO4 हीट दे दो, या फिर इन दोनों में से कोई एक डाल दो, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कुछ एक ऐड कर दो और इसमें क्या होता है, इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और इनको क्या बोलते हैं, जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हाँ, और ये स्ट्रांग होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं ना तुम्हारे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए ना। तो इसी को इसलिए क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना यहाँ पर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस। और इनको क्या बोला जाता है, KMnO4, या फिर ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम क्या होता है KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट। ये क्लियर है? तो ये किसके तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं ना ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, उसके बाद एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है देख लो एक बार। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन, जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें तुमने हाइड्रोजन और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अब डबल बॉन्ड है हमारे पास, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, तुमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करो,
ठीक है ना, देखो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन तुमने ऐड कर दिया तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो एडिशन, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में फर्क क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन का तो फर्क होता है ना भाई। तो अगर मैं किसी तरह से क्या करूं, किसी तरह से इनमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या हाइड्रोजन ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं। अगर मैं किसमें, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसमें, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं भाई, उसमें क्या ऐड कर दूं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में ऐड किया जाता है, वो प्रेजेंस में ऐड किया जाता है निकल के प्रेजेंस में। निकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो खुद इटसेल्फ यूटिलाइज नहीं होता रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। और तो क्या बन जाएगा तुम्हारा यहां पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल एल्की, इसमें क्या हो जाता है तुम्हारे पास, एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड में ही आ जाता है, और सैचुरेटेड में क्या आ जाता है हमारे पास, एल्केन्स, यह आ जाता है ना। एग्जांपल जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, निकल कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या था हमारे पास, इथीन था। इथीन किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है बेटा ये, इथाइन। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, हाइड्रोजन, तो किसके प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर मैं क्या कर दूं, इसमें इथाइन ऐड कर दूं, तो देखो इस पर अगर मैं 2 हाइड्रोजन इसको दे दूं और 2 हाइड्रोजन इसको दे दूं तो क्या बन जाएगा बेटा ये, CH3 और CH3, तो किसमें कन्वर्ट हो गया ये, इथेन में अगेन। तो इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या एडिशन हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो किसमें, एल्काइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। कौन सा रिएक्शन है ये, दिस इज एडिशन रिएक्शन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन, बिकॉज हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, हाइड्रोजनेशन, तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट देखो, यहां देखो, एडिशन रिएक्शन। अब क्या होता है, हमें एक टेस्ट होता है, हमें पता कैसे चलेगा कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड और दूसरा सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है, तो उसका एक टेस्ट है, जिस टेस्ट को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पहले मैं लिख दूं, जैसे हमारे पास ब्रोमीन जो वाटर होता है ना, देखिए रहो सामने तुम्हारे पास, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। कैसे कलर होता है इसका, रेड। अब ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, Br2 ऐड कर देता हूं, किसमें, Br2 ब्रोमीन, और किसके प्रेजेंस में ऐड करते हैं हम, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके प्रेजेंस में ऐड कर दो। तो तुमने क्या करा, इथीन के अंदर अगर तुमने ये ऐड कर दिया, Br2 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इधर चला जाएगा, एक ब्रोमीन इधर चला जाएगा, और बनेगा क्या तुम्हारा कंपाउंड, देखना ध्यान से, CH और यहां पर CH2, और यहां लग जाएगा तुम्हारा एक ब्रोमीन, और एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा। ठीक है, एक ब्रोमीन यहां ऐड हो गया, एक ब्रोमीन यहां ऐड हो गया। तो इसका मतलब जो भी मैंने ब्रोमीन ऐड करा वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं हो गया, तो मतलब कलर जो होगा, इसका जो कलर है वो डिसअपियर नहीं हो जाएगा। तो अगर मैंने क्या करा, ब्रोमीन को एल्कीन में डाला और सारा का सारा ब्रोमीन यूटिलाइज हो गया, मतलब कलर उसका खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, है कि नहीं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये किसके लिए होता है, टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये पता लगाने के लिए अनसैचुरेशन इन कंपाउंड, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाने के लिए यूज होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर तो उसमें यूज होता है किसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का। समझ में आया भाई? जैसे एक और एग्जांपल हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Br2 ऐड करता हूं, देखते रहना भाई, यहां पर 2 Br2 ऐड कर देता हूं,
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहां जाएगा, दो ब्रोमीन यहां जाएंगे, एक ब्रोमीन, दो ब्रोमीन यहां जाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH, एक ब्रोमीन यहां लग गया, एक ब्रोमीन यहां लग गया, अनस सिंगल बॉन्ड CH, एक ब्रोमीन यहां लग गया, एक ब्रोमीन यहां लग गया, तो सारा का सारा ब्रोमीन यूटिलाइज नहीं हो गया। इसका ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेड। अब ये सारा का सारा ब्रोमीन अगर यूटिलाइज हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड था या डबल बॉन्ड था, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। समझ में आया? तो ये चेक करने के लिए होता है कि तुम्हारा कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। तो देखो इसको हटा रहा हूं, ये रिएक्शन देखो, देखो जैसे इसने ब्रोमीन वाटर को इसमें डाला, तीन ट्यूब है यहाँ पर, एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, देखना ये हमारे पास एल्केन है, हेक्सेन है ना। अब जब इसमें डालेगा तो देखो ये किसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं है, तो ब्रोमीन जो है इसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो कलर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेड हो जाएगा। एल्केन का कलर क्या हो जाएगा? रेड। इसका मतलब इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसने किस में डाला? इसमें हेक्सीन में डाला, एल्कीन है हमारे पास, तो सारा का सारा जो ब्रोमीन इसमें जब डालेगा तो क्या होगा? वो तो रिएक्ट हो गया ना इसके साथ, तो रिएक्ट हो गया तो सारा खत्म, डिसअपियर हो जाएगा, तो इसमें से कोई कलर ही नहीं आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या था इसके अंदर? डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था। अब इसमें डालेगा ये, इसमें भी क्या है तुम्हारे पास? हेक्साइन है, तो हेक्साइन में अगर ये ऐड कर रहा है तो सारा का सारा क्या हो गया? रिएक्ट कर गया इसके साथ, ब्रोमीन जो भी इसने ऐड करा, तो सारा इसके अंदर इसमें क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझे? तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बैक में, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे, लेकिन बैक में क्वेश्चन है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे CH4 है हमारे पास, उसको मैंने क्या करा? क्लोरीन के साथ ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होता क्या है? यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन चला जाता है HCl, और एक क्लोरीन जो इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो क्या करा? क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया ना भाई, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया यहाँ पर? ये रहा। तो ये क्या, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। और ये क्या था हमारे पास? दिस इज मीथेन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के प्रेजेंट होता है CCl4, अभी पीछे करा दिया ना, हट गया वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई तुम्हारी, अब इनकी आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल, अल्कोहल, लगता है ऐसा है, इथेनॉल है ना? देखिए पंजाबी हो ना, चलता ही रहता होगा, है ना? चलता है ना? 70 वाली, चलो ये बात मत करो। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है हमारे पास? पहले तो फॉर्मूला जान लो इसका। फॉर्मूला होता है C2H5OH, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, दोनों में से कैसे भी लिखते हो इसको। प्रॉपर्टी क्या है इसका? रूम टेम्परेचर में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर में क्या होता है भाई? लिक्विड स्टेट में। इथेनॉल को कॉमनली हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और ये जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं, उसमें इथेनॉल जो होता है एक मेजर सब्स्टिट्यूएंट होता है। मेजर उसके अंदर तुम क्या करते हो? एडिशन, उसके अंदर तुम ऐड करते हो। कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल इंग्रेडिएंट होता है हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है ना? इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इथेनॉल जो है पानी के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है आराम से। और अगर तुम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल भी ले लेते हो, डाइल्यूट इथेनॉल, उससे क्या हो जाती है? ड्रंकननेस, जिसको तुम क्या कहते हो कि भाई वो गिर रहा है, ऐसे ही वो गिर रहा है, उसको लेते हो जा रहा है उसको, है कि नहीं? तो ये चीज होगी। अल्टीमेटली पियोगे, फिर बाद में कोई लेकर के जाएगा तुम्हें, या ऐसे कहीं पड़े हुए मिलोगे, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे दिखोगे फिर, हाँ, या तो ऐसे कोई लेकर के जाएगा तुम्हें, तो नहीं पीना इस चीज को। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? ये हाँ, नेक्स्ट टॉपिक था तुम्हारे पास, एनसीईआरटी में डाला था। अब होता क्या है? अगला है हमारे पास मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है हमारे पास? मिथेनॉल अगर तुमने छोटी सी भी क्वांटिटी में ले लिया ना, तो डेंजरस है, तुम मर सकते हो सीधा। तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं? अल्कोहल के अंदर डीनेचर्ड अल्कोहल बनाते हैं, मतलब मिथेनॉल के अंदर हम क्या करते हैं? ब्लू डाई ऐड कर देते हैं, तो ऐसा दिखाई देगा। ब्लू डाई ऐड कर लेते हैं। ब्लू डाई ऐड करने से पता चल जाता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल है, अब इसको कंज्यूम नहीं करना बिल्कुल भी। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसमें हमने क्या करा? ब्लू डाई डाल दिया, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होती है हमारे पास? तो डायरेक्टली मैं तुम्हें एनसीईआरटी से करा देता हूं। एक है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम।
रिएक्शन विद सोडियम। देखते रहना भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, रिएक्शन विद, पता नहीं इस प्रॉपर्टी में बच्चों को तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है, ज्यादा है तो कुछ भी नहीं है। तो अल्कोहल जो है तुम्हारा सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देखो Na, ये Na सोडियम और ये होता है CH3 CH2OH। जब दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हो तो बनता क्या हमारे पास, होता क्या है CH3 CH2, यहां से H निकलता है और ये Na जो है इस H की जगह लग जाता है तो ONA, और यहां से हाइड्रोजन गैस बन करके उड़ गई। ठीक है, ये रिएक्शन है सिंपली। अगला क्या हमारे पास, सेकंड वाला, अगला हमारे पास इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई हमारे पास, CH3 CH2OH। इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हो भाई, इसको रिएक्ट कराते हो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। हॉट कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4। तो होता क्या है, ध्यान से देखना भाई, होता क्या है, यहां से OH चला जाता है और यहां से क्या चला जाता है, हाइड्रोजन। तो क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, CH, ये 2 बन जाएगा और ये भी CH2 और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या था हमारे पास, दिस वाज इथेनॉल, इथीन, इथीन प्लस वाटर, है ना। तो ये जो तुम्हारा H2SO4 है वो देखो रिमूवल ऑफ वाटर है ना, रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनफैक्ट तुम्हें पता है कि इसका इथेनॉल का यूज जो होता है तुम्हारा, वो एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल भी यूज हो रहा है। तुम अगर पेट्रोल डलवाने जाते हो वहां पर पेट्रोल पंप पे, तो तुम देखते होंगे वहां पर कुछ ऐसा लिखा होता है, इथेनॉल 100 ब्लेंडिंग लिखा रहता होगा, यहाँ पर इथेनॉल तुम डाल दो, इथेनॉल ब्लेंडेड है, हर जगह लिखा रहता है। जाना एक बार, ट्राई देखना एक बार। तो जो तुम्हारा इथेनॉल जो पेट्रोल डाला जा रहा है ना, उसमें अभी 10% के आसपास इथेनॉल एडेड होता है। तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल भी यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है, टारगेट 2026 तक का है कि अभी जो तुम्हारा पेट्रोल है उसमें 20% हम इथेनॉल डालेंगे, 20%, 20%, 2026 तक का टारगेट है। जैसे जो बहुत डेवलप कंट्रीज है ना, वहां पर 70-70, 80-80% इथेनॉल पे गाड़ियां चल रही है, 20% पेट्रोल, 70-80% इथेनॉल। तो वो क्या है बेसिकली, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं निकलता। पेट्रोल से क्या निकलता है, पेट्रोल के जलने से क्या निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है। इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, इसको जलाओगे इसमें डाल करके, तुम्हारे गाड़ियों में डाल करके, तो तुम्हारा कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और सबसे दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास ये क्या है, इसको तुम बना सकते हो। अब पेट्रोल वगैरह का तो लिमिटेड रिजर्व है ना, कुछ टाइम बाद तो खत्म हो जाएंगे, तो हमें अल्टीमेटली इसी से ही अपनी गाड़ियां चलानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, इथेनॉल वगैरह तो मिक्स करते हो किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है ना भाई। अभी 10% के आसपास मिक्स होता है। देखो इंडियन ऑयल का डाल रखा है मैंने, ये देखो फोटो इसकी, नहीं वही है पेट्रोल, उसी जो भी रेट है उसी में डालेगा, 100 रुपये 150 रुपये जो भी चल रहा है तुम्हारा, वही रेट होगा। इसके लिए इंजन को डेवलप करना होता है। जो अभी जो तुम्हारी गाड़ियों का इंजन है उसमें 10% इथेनॉल मिक्स करके डाल सकते हो, ज्यादा डालोगे तो इंजन खराब हो जाए। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो, ये चीज है। अगला आता है हमारे पास इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या होता है, इथेनॉइक एसिड क्या होता है हमारे पास, इथेनॉइक एसिड का पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COOH। ये रहा इथेनॉइक एसिड, दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही होता है, पता नहीं चलेगा। इथेनॉइक एसिड को क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड, खट्टा होगा बहुत ही, मतलब वीक एसिड होता है, कंज्यूम कर सकते हो, बहुत खट्टा लगेगा एकदम, चेहरे का तुम्हारा पूरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, पी करके ट्राई करना। एसिडिक एसिड बहुत ही ज्यादा हाईली खट्टा होता है एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, CH3COOH। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर। अगर तुम 5 से 8% सॉल्यूशन डालते हो किसका, एसिडिक एसिड का, पानी में, तो उसी को क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं, जो तुम यूज कर सकते हो एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचारों वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। चाउमीन वगैरह में डलता ना तुम्हारा वो, ये डलता है। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन कितना होता है भाई, 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, अब जो ठंडी कंट्रीज है वहां पर तो अभी भी यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो अगर तुम ऐसा ग्लेशियर, अगर तुम एसिडिक एसिड, प्योर वाला एसिडिक एसिड मंगा करके रखोगे तो ठंड में तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे में क्या हो जाता है, ये जम जाता है, पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना, दिस कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
समझ में? कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या हो जाता है, ये जम जाता है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड। उबलता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना वो चेक करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट 58 कुछ ऐसे डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतना टेम्परेचर तो नहीं आता, 50 तक जा रहा है अभी टेम्परेचर तुम्हारा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो इसकी। एक है हमारे पास स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, CH3 CH2OH और हमारे पास है CH3, ये क्या बेटा, इथेनॉल, और ये क्या हमारे पास, इथेनॉइक एसिड। जब दोनों को मिक्स करते हो ना तो होता क्या है, ध्यान से देखना, होता क्या हमारे पास, यहां से तुम्हारे पास OH जाता है और यहां से क्या जाता है, H जाता है, और बाकी तुम्हारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। इसमें एसिड के प्रेजेंस में कोई छोटा सा एसिड डाल दो तो होगा क्या, यहाँ पर HCl या H2SO4 डाल दो, थोड़ा सा एक आध ड्रॉप बस, होगा क्या यहाँ पर CS बनेगा क्या तुम्हारे पास, CH3 CH2, यहाँ से OH चला गया और ये CH3 COO इसी के साथ जुड़ जाएगा, COO से इसके साथ जुड़ जाएगा, COO CH3, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। अब इसमें क्या आती है, खुशबू आती है और प्लस H2 प्लस का H2, OH प्लस H मिलकर के बना लेते हैं H2 H2। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पता नहीं क्या दिक्कत आती है इसमें लर्न करने में, ठीक है भैया। तो इसमें से क्या आती है, स्मेल, अच्छी खुशबू आती है, तो दैट्स वाई इसको परफ्यूम वगैरह में, जहां पर भी तुम्हारा डिओज वगैरह में यूज करा जाता है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट, जहां पर भी खुशबू चाहिए होती है ना वहां पर इसका यूज किया जाता है, इसी ईस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, जैसे अगला इसका रिवर्स होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जो तुमने अभी ईस्टर बनाया उसको वापस से अगर NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हो, हीट कर देते हो, तो क्या बन जाता है, CH3COONA, और वापस से तुम्हें क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथेनॉइट। ये तुम्हारा एक तरह से समझ सकते हो, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर सोप। ये क्या है तुम्हारे पास, सोप का एक बेसिक फॉर्मूला, एग्जैक्टली ये नहीं होता लेकिन ये क्या होता है तुम्हारे पास, एक बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर सोप। सोप का क्या होता है हमारे पास, एक बेसिक फॉर्मूला, मतलब वो भी कुछ ऐसा ही होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये सिंपल है। तो ये भी क्या होता है तुम्हारे पास, बेसिक फॉर्मूला फॉर सोप। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मतलब सोप बनाने में ये इसी रिएक्शन का यूज होता है अलग तरीके से, बस दैट्स व्हाई ये रिएक्शन है तुम्हारा, पढ़ लो। ईस्टर है तुम्हारा वही जो तुमने पढ़ा, इसका एक्चुअल नाम ये होता है, तुम्हें नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो वापस से क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइट प्लस इथेनॉल बनता है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, कौन सी अगली हमारे पास, इसी को तुम किसके साथ रिएक्ट कराते हो, CH3COOH को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, इसको इथेनॉइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये क्या हमारे पास एक बेस है, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो बनता क्या हमारे पास, CH3COONA प्लस H2। ये हमारे पास इसका एक्चुअली नेम क्या, ये एक सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या, तो ये क्या बना हमारे पास, एक सॉल्ट बना और ये वाटर बना। और हमें तो पता है कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर बना, तो मतलब ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो एसिडिक प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये रिएक्शन लिख करके आना पड़ता, ठीक है ना, कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन देख लो इसका, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, CH3COOH है, किसके साथ, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा हमारे पास CH3COONA प्लस का H2O प्लस का CO2, फिक्स्ड है। जब भी तुम किसी एसिड को सोडियम का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है कि नहीं बनता, वही है। यहाँ पर CH3COOH को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, NaHCO3, कॉमन नेम क्या है इसका, वैसे तो नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन कॉमन नेम क्या है, दिस इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये रहेगा CH3COONA प्लस का H2O प्लस का CO2, फिक्स्ड। फिर बैलेंस करना है, बस बैलेंस कर लो इसको। तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा दो, यहां पर, यहां लगा दो 2 और यहां पर भी 2 लग जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है।
और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है नीचे वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ लो थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक रह गया 5 मिनट का। जो तुम्हारे डर्ट्स होते हैं ना, डर्ट जो भी तुम्हारे कपड़ों में डर्ट्स वगैरह लगे हुए, वो जनरली क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, वो ऑयली नेचर होते हैं। और ऑयली या फिर जो तुम्हारा डर्ट या ग्रीस होता है ना, वो एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है वो? हाइड्रोकार्बन। और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर तुम कपड़े डायरेक्टली पानी में डाल करके निकालोगे, तुम्हारे कपड़े साफ नहीं होंगे, तो उसके लिए घिसना पड़ेगा साबुन से, डिटर्जेंट से। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को मार्क कर लो। जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, वो इसको सोप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर। अब इसको तुम्हें, इस मॉलिक्यूल को, सोप के मॉलिक्यूल को दिखाने का तरीका ये होता है, ये और ये जो इसका आयनिक एंड होता है ना, उसको ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द आयनिक एंड। ये क्या होता है हमारे पास, आयनिक एंड। और ये जो तुम दिखा रहे हो ना कर्ल वेव बना करके, दिस इज, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। क्लियर है यहां तक? अब जब ये साबुन का, ये सोप का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, जब इसको तुम क्या करते हो, घिस करके कपड़ों के साथ रिएक्ट कराते हो, तो होता क्या है, जो तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, एक प्रिंसिपल पढ़ोगे तुम केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास के अंदर, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। तो हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ियां बनाएगा, और जो तुम्हारा आयनिक एंड है, ये वाटर के साथ जोड़ी बनाएगा। तो जो तुम्हारा ये डर्ट है दिखाई दे रहा है, जो कर्ली वेवी वाला पार्ट है, किसके साथ जुड़ गया, डर्ट के साथ। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है आयनिक एंड, वो किसके साथ, किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ। तो इसलिए आयनिक एंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक। ये पानी से, फोबिया मतलब क्या होता है, डरना। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, या एंड होता है। तो ये डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होता है आयनिक एंड, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके आसपास, ये डर्ट के आसपास एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा माइसिली। क्या बोला जाता है इसको, माइसिली। देखो ये डर्ट था, उसके अराउंड ये स्ट्रक्चर बना देता है, माइसिली फॉर्मेशन। मिशेल बोल लो, माइसिली बोल लो, एक ही बात है। तो ये स्ट्रक्चर बना लेता है। अब जब तुम कपड़े को ऐसे प्रोटेक्ट करके, मम्मी उसी बेड का यूज कभी तुम्हारे लिए भी हो जाता होगा, है ना? नहीं होता, झूठ बोल रहे हो, मशीन आ गई। और बैट वो थप्पी मार करके, तो जब तुम मारते हो तो होता क्या, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है माइसिली, वो क्या होता है तुम्हारा, बाहर निकल जाता है। या बहुत एक्सेस पानी डालते हो तो उसके साथ क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा मिट्टी को लेकर के साथ में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से तुम्हारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक, ये रहा माइसिली ऐसे बनता है तुम्हारा, ऑयल या डर्ट है उसके अराउंड ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो ऑयल के अराउंड स्ट्रक्चर बना लेता है, और जो ये वाला पार्ट है वो पानी के साथ रिएक्ट होता है। बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगला आता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जो तुम अभी, जो पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, देखो हार्ड, दो चीजें होती है, सोप्स एंड डिटर्जेंट, है ना। तो सोप्स क्या होता है तुम्हारा, जो सोप है ना, वो हार्ड वाटर के साथ तो क्या बनाता है, झाग नहीं बनाता। क्या नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा। वो इस तरह से देख रहा है यहाँ पर, या तुमने देखा है, तो झाग नहीं बना रहा। अगर तुम खारे पानी से अपना हाथ धोते हो साबुन की हेल्प से, तुम्हारा झाग नहीं बनाएगा। इस तरह से तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर झाग नहीं बनाएगा। लेकिन इसी के अंदर अगर तुम डिटर्जेंट डाल दोगे ना, लेकिन ये जो तुम्हारा सोप है वो सॉफ्ट वाटर के साथ तो झाग बना लेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनाए। डिटर्जेंट क्या करता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ झाग बना सकता है। तो ये तुम्हारा एक टेस्ट भी होता है, किसको चेक करने का, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर को। ठीक है भाई, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर को। जैसे इसने क्या करा, तुमने सोप को दोनों पानी के साथ रिएक्ट करा, हार्ड वाटर के साथ ये क्या नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा। सॉफ्ट वाटर के साथ क्या बना लेगा, झाग बना लेगा। तो पता चल जाएगा कि हार्ड वाटर है, ये सॉफ्ट वाटर है। समझ में आया? तो स्कम जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है तुम्हारे पास, ये बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम। अब हार्ड वाटर में होता क्या है, तो हार्ड वाटर में होता है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। और हेंस यू नीड अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, तुम्हें ज्यादा सोप चाहिए उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। डिटर्जेंट्स क्या होता है, डिटर्जेंट जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस। ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला है तुम्हारा एक तरह से। डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन। ये आएगा एग्जाम में। अब होता क्या, ये
ये जो है ना तुम्हारे पास, ये द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ये जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है ना, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, और देयरफॉर ये क्या बना लेता है, एंड इट मेड इफेक्टिव इन हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहता है और झाग बना लेता है। डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड जनरली तुम्हारा क्लीनिंग क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े धोने के लिए जो होता है डिटर्जेंट, उसके लिए यूज होता है डिटर्जेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म।